हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का नया टॉपिक विशेषण। तो आपने संज्ञा और सर्वनाम तो पढ़ ही रखा होगा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेषण। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जैसे गुण संबंधी विशेषता, दोष संबंधी विशेषता या संख्या संबंधी विशेषता या मात्रा अर्थात परिमाण जिसको मापा तोला जा सके आदि का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आइए इस विशेषण को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर ये जो राम है यह है संज्ञा शब्द। अब इस राम की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, ये उसकी विशेषता है। तो ये जो विशेषता है ये क्या कहलाएगी? यह विशेषता ही विशेषण कहलाएगी। यानी राम अच्छा लड़का है, राम संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता ये है कि वह अच्छा है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं। आम मीठा है। अब यहाँ पर आम क्या है? संज्ञा है। मीठा इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो शब्द विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। आइए एक बात और इसमें समझते हैं हम, विशेष्य क्या होता है। विशेष्य, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनको ही विशेष्य कहा जाता है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था आम का, आम मीठा है। तो ये जो आम है ना, ये विशेष्य है और इसकी विशेषता यह होती है कि यह जैसे मीठा है तो ये पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है। ये विशेष्य जो है विशेषण के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीठा आम है। तो चीज़ें तो वही की वही रहेंगी। जो मीठा है वो विशेषण रहेगा और जो आम है वह विशेष्य रहेगा। बदलाव तो कुछ नहीं होना है, लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विशेष्य जो होता है वह विशेषण के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है। अब एक मुख्य बात हम समझते हैं इसमें, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? कई बार क्या होता है, एक साथ एक ही वाक्य में दो विशेषणों का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। श्याम बहुत अच्छा गाता है। श्याम बहुत अच्छा गाता है। अब श्याम यहाँ पर हो गया संज्ञा, या इसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं। अच्छा हो गया इसका विशेषण। अब ये बहुत क्या है? प्रविशेषण उसे कहते हैं ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं
वह प्रविशेषण कहलाते हैं। अब राम अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, तो ये बहुत जो है ये हो गया प्रविशेषण। अर्थात ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। गीता बहुत कम खाती है। अब गीता यहाँ पर हो गई संज्ञा, कम हो गया विशेषण, और बहुत कम, कम तो है, या फिर हम यहाँ पर कम की जगह थोड़ा भी लिख सकते हैं, थोड़ा खाती है। कम थोड़ा एक ही बात है। बहुत कम खाती है या बहुत थोड़ा खाती है, ये हो गया प्रविशेषण। आगे हम समझते हैं अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक। सबसे पहला है गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण संबंधी, दोष संबंधी, अवस्था संबंधी, रंग संबंधी, गंध संबंधी आदि विशेषताएं प्रकट की जाती हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे गुण हो गया ईमानदारी, अच्छाई, इस प्रकार दोष हो गया वह बहुत बुरा है, गंदा है। अवस्था हो गई बूढ़ा, जवान। रंग संबंधी हो गई लाल, पीला, हरा। गंध संबंधी खुशबू, बदबू। इस प्रकार अवस्था संबंधी, गंध संबंधी, रंग संबंधी, आकार संबंधी, वह बहुत छोटा है, वह बहुत बड़ा है, बड़ा, छोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे राम ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? उसका गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। सीता मोटी है, ये मोटी, उसके मोटी शब्द जो है ये उसकी विशेषता दर्शा रहा है कि वह मोटी है। राम बूढ़ा है, तो बूढ़ा ये अवस्था संबंधी हो गई। इस प्रकार ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला पढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अर्थात गिनती संबंधी विशेषता का पता चले
उसे कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। आइए इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने कहा 10 फल मेज पर रखे हैं। अब यहाँ पर जो ये 10 है, ये क्या है? एक संख्या है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या निश्चित हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती की जा सके, वो होते हैं निश्चित संख्यावाचक। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम। चार बच्चे खड़े हैं। अब यहाँ पर जो 4 आया है, ये एक संख्या है और एक निश्चित संख्या है। निश्चितता का बोध करा रहे हैं कि ये निश्चित है कि 4 बच्चे ही हैं, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। यदि मैंने लिखा कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ हमें पता नहीं है कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं कुछ में, परंतु हम उनको गिन सकते हैं। कुछ है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार जैसे 2 दर्जन केले दे दो। अब 2 दर्जन में हमें पता है कि 24 केले आएंगे। कक्षा में 50 छात्र बैठे हैं, तो अगर 50 बैठे हैं तो हमें उनकी संख्या निश्चित है कि वो 50 हैं, तो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि ये लिखा हो कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, अब कुछ लोग खड़े हैं, हमें पता नहीं है वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी संख्या यदि हम गिने तो गिन सकते हैं। तो अभी हमें पता नहीं है वहाँ कितने लोग खड़े हैं, इसलिए कुछ लोग खड़े हैं, कुछ शब्द जो है वह होगा अनिश्चित, तो वहाँ उदाहरण हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक का। अगला पढ़ते हैं हम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिससे संज्ञा या सर्वनाम संबंधी, माप तौल संबंधी विशेषता का पता चले, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जिसको मापा या तौला जा सके वो सब संज्ञा या सर्वनाम आएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, यानी जिसकी संख्या निश्चित हो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक में, और जिसकी संख्या अनिश्चित हो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। जैसे मैंने कहा थोड़ा दूध दे दो। अब थोड़ा जो शब्द है, अब ये क्या दर्शा रहा है? कितना दूध चाहिए, हमें पता नहीं है कितना चाहिए। थोड़ा, थोड़े में बहुत थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा समझने वाले पे डिपेंड करता है कि उस थोड़े को वो किस प्रकार समझेगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा है यह अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, इसलिए ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। हम दूसरा उदाहरण लेती हूँ मैं। 2 किलो चीनी दे दो। अब 2 किलो है, परिमाण निश्चित है, कितनी चीनी चाहिए? 2 किलो चाहिए, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। यानी जहाँ पर निश्चितता आ जाए वहाँ, जैसे 2 किलो चीनी दे दो, 4 किलो चावल दे दो, थोड़ी सी चटनी दे दो, वहाँ पर बहुत सारा अनाज पड़ा है। एक उदाहरण लेते हैं हम। वहाँ बहुत अनाज बिखरा है।
अब यहाँ पर जो बहुत शब्द आया है ये हमें पता नहीं है कि बहुत कितना, हम उसकी माप तौल नहीं कर सकते हैं कि कितना है, तो इसलिए बहुत पड़ा है, बहुत अनाज बिखरा है। अब देखने वाला कुछ भी सोच सकता है कि वो कितना, उसका माप तौल वो अपने हिसाब से लगा सकता है, परंतु उसको ज्ञात नहीं होता है। यहाँ पर जो बहुत है और अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, जहाँ पर संख्या निश्चित हो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ पर संख्या अनिश्चित हो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाण में जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 एकड़ ज़मीन, 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, तो इससे ये पंक्ति समझते ये सुनते ही हमें समझ में आ रही है कि इसमें निश्चित परिमाण की बात की गई है। और जैसे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ी चाय दे दो, थोड़ी शक्कर दे दो, ज़रा सी चटनी दे दो, बहुत सारे आलू दे दो, निश्चित परिमाण नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना उनको चाहिए। हम उसको माप तौल संबंधी जो विशेषता है उसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, अनिश्चितता आ रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे एक मुख्य बात समझने योग्य ये है कि कई बार संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जो मुख्य अंतर होता है वो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम, उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 4 सेब रखे हैं। अब यहाँ पर 4 भी है और सेब भी है। अब 4 देखते ही तो हम इसको संख्यावाची करेंगे। अब सेब, कई विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि भाई मैम ने परिभाषा बताई थी कि परिमाणवाचक में तो माप तौल संबंधी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, तो सेब को तो वही तौलते हैं, इसलिए हम इसको परिमाण में रख देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जब हमने यहाँ पर सेब की संख्या बता दी है कि 4 सेब हैं, तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक। अर्थात संख्यावाचक, इनको पहचानने एक सरल सा तरीका बताती हूँ। संख्यावाचक क्या होता है, जिसकी गणना की जा सके, यानी कि गिनती, गणना यानी गिनती। और परिमाणवाचक क्या होता है, अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते। दूध को गिन सकते हो क्या, चावल को गिन सकते हो क्या, चीनी को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। इसलिए परिमाणवाचक में हमेशा अगणनीय वस्तुएं होती हैं जिनको गिना ना जा सके। ये इसकी सिंपल सी पहचान है। यदि लिखा है 2 किलो चावल दे दो, अब लेकिन उसमें 2 किलो लिखा है, चावल दे दो, तो वो तो साफ साफ ही समझ में आ रहा है कि परिमाणवाचक में आ रही है। लेकिन कई बार ऐसी वस्तुएं भी आ जाती हैं कि होती तो परिमाण की हैं, लेकिन उनके आगे संख्या लगी होती है, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें भ्रमित नहीं होना है। इसका एक सीधा सटीक सा सरल उपाय है कि जिसको गिना जा सके। संख्या क्या है, निश्चित में तो दी हुई होती है, लेकिन अनिश्चित में भी कुछ शब्द होता है तो हम उसको गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित संख्यावाचक में हम संख्या को गिन नहीं सकते, उसको भी हम गिन सकते हैं। यानी ऐसी संज्ञा या सर्वनाम जिनको गिना जा सके वो आएंगे संख्यावाचक में, और जिनको गिना ना जा सके वो आएंगे परिमाणवाचक में। आगे पढ़ते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा की ओर निर्देश या संकेत किया जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा की ओर संकेत किया जाए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। वह बच्चा रो रहा है। अब ये जो बच्चा है ये क्या है, संज्ञा है, और इस वह के द्वारा इसकी ओर संकेत किया जा रहा है।
वह बच्चा रो रहा है, वह सर्वनाम से बच्चे की तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये जो वह है ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। दोबारा समझ लीजिए, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी संज्ञा की ओर संकेत या निर्देश दिया जाए वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी वह जो सर्वनाम होता है वही सार्वनामिक विशेषण होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। इस पुस्तक को मेज पर रख दो। अब ये पुस्तक है, ये संज्ञा है, और इस पुस्तक को इस सर्वनाम के द्वारा, ये जो सर्वनाम है इसके द्वारा इस पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये जो इस शब्द है यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अर्थात हम इसको दूसरे रूप में भी समझते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये संज्ञा शब्द है, इससे पहले सर्वनाम शब्द लग गया है और ये विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस प्रकार हमारा सर्वनाम समाप्त होता है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।